राजधानी में आज देखिए, आज का दिन एहतियात बरतने का दिन है। किसान आंदोलन की आंच में दिल्ली के बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं, तो मुमकिन है कि आपको भी कहीं जाम का सामना न करना पड़ जाए। किसानों ने आज दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। पुलिस प्रशासन इन किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने की कोशिश में जुटी हुई है। दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। पिछली बार के किसान आंदोलन से सबक लेते हुए पुलिस ने बॉर्डर पर सुरक्षा और कड़ी कर दी है। हर बॉर्डर पर कई लेयर्स में बैरिकेडिंग की गई है। गाजीपुर, सिंघू, टिकरी बॉर्डर के साथ साथ झड़ौदा, कालिंदी, कुंज और शंभू बॉर्डर पर भी पुलिस के साथ साथ आरएएफ की टुकड़ियां भी तैनात कर दी गई हैं। किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए पुलिस के वज्रवाहन भी बॉर्डर पर मोर्चा संभाले हुए हैं। इस बार किसानों को राजधानी में दाखिल होने से रोकने के लिए पुलिस ने लोहे के कंटेनर का इस्तेमाल किया है। इन कंटेनर्स में मिट्टी भरकर बॉर्डर पर एक मजबूत घेरा बना दिया गया है। बेहद भारी होने की वजह से इन कंटेनर्स को बिना क्रेन के हटाना नामुमकिन है। इसके साथ ही पुलिस ने बैरिकेड के ऊपर कटीले तार लगा दिए हैं और सीमेंट और कंक्रीट के बोल्डर से बॉर्डर को सील कर दिया गया है। अब कोशिश यही की जा रही है कि किसानों के इस आंदोलन का राजधानी की रफ्तार पर किसी भी तरह का कोई भी असर देखने को ना मिले। तो देखिए, आज किसानों की दिल्ली चलो आंदोलन का दिन है, तो देर रात तक केंद्रीय मंत्री और किसान नेताओं के बीच में एक बैठक भी चली, जो बेनतीजा रही। सरकार ने आंदोलन पर अड़े हुए अन्नदाताओं को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की है। 5 घंटे से ज्यादा चली ये बैठक बेनतीजा रही। इसके बाद किसान नेताओं ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि दिल्ली कूच तो होकर रहेगा। हालांकि साथ ही साथ किसान नेताओं ने यह भी साफ कर दिया है कि उनकी तरफ से ये जो पूरा आंदोलन होगा वो सुव्यवस्थित तरीके से होगा, शांतिपूर्वक होगा। इसमें किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, खलल ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो देखिए, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से इस पूरी खबर की कवरेज कर रहे हैं, वो रिपोर्ट आपको पहले दिखा देते हैं। बड़ा जो चैलेंजिंग पॉइंट होगा वो शंभू बॉर्डर होगा, जहां हमारे सहयोगी सत्येंद्र मौजूद हैं। वो इसलिए क्योंकि जो पंजाब के किसान हैं वो सबसे पहले उन्हें हरियाणा में प्रवेश करना होगा और तब वो आएंगे। वहां जो मोर्चा आप देखिए कि आसपास की नदियों के पास भी इतने गड्ढे खोदे गए हैं ताकि उनके ट्रैक्टर न जाएं। सबसे चिंताजनक बात क्या है प्रशासन के लिए कि उन्होंने 2020-2021 से सबक लिया है। किसान पिछली बार ट्रैक्टर लेकर के आए। अब आप जो पहरा देख रहे हैं, मैं आपको विस्तृत तस्वीरें दिखाऊं कि रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर के टीयर शेल की तैयारी, पुलिस की वो बसें जो कंडेम हो चुकी हैं, जो काम नहीं करती हैं, वैसे ट्रक बसों को भी यहां रख दिया गया जो कम से कम एक बैरिकेड का काम करेंगी। साथ ही आपको ट्रैफिक जाम की तस्वीरें दिखाते हैं। लेकिन ये भी याद रहे कि इस बार किसान सिर्फ ट्रैक्टर लेके नहीं चल रहे हैं। हमने वो तस्वीरें देखी हैं जहां उन्होंने ट्रैक्टर को मॉडिफाई किया है। मॉडिफिकेशन इस हिसाब से कि अगर कहीं कील के कारपेट हैं उसे उखाड़ा जाए, कहीं सीमेंट बैरिकेड है तो उसे तोड़ दिया जाए। साथ ही अब देखिए, अभी तक तो चूंकि वो 5 संगठन है पंजाब के जो आगे बढ़ेंगे, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश से भी आगे बढ़े तो सारे रास्ते बंद होंगे। फिर 2020 की वो तस्वीरें याद कीजिए, ठीक इसी जगह जहां हिंसा भड़की थी, वहां रैपिड एक्शन फोर्स में महिला पुरुष दोनों कर्मी उनको तैनात किया गया है। ये पूरा रास्ता अगर मैं आपको कहूं कि 200 मीटर एक पूरी ऐसी दीवार बनाई गई है एडमिनिस्ट्रेशन की, मैन पावर की, जो इसने पूरी जो दिल्ली है इसकी सीमाओं को, यानी अंतरराज्यीय सीमाओं को एक छावनी में बदल दिया है और एक ऐसी तगड़ी व्यवस्था की गई है। एक के बाद एक ट्रकें डेब्रीज लाई गई हैं, मलबा है, सीमेंट बैरिकेड्स हैं और उसके बाद कोशिश ही की जा रही है ताकि ऐसी तैयारी को अगर वो ज्यादा संख्या में भी आते हैं तो उन्हें रोका जा सके। देखिए, बार बार कटीले तार आपको दिख रहे हैं, सीमेंट के कंक्रीट के जो बैरिकेड्स हैं वो दिख रहे हैं। एक जो सबसे खास फीचर आपको दिखाना चाहता हूं वो ये, इस बार जो नया कह सकते हैं कि कंटेनर का ऐसा इस्तेमाल आपने नहीं देखा होगा। कंटेनर में बाकायदा देखिए मिट्टी भरी जा रही है, यानी अगर कटीले तारों को और सीमेंटेड बैरिकेड्स को पार करने में ट्रैक्टरों के साथ किसानों का जत्था कामयाब हो जाता है तो कम से कम इस कंटेनर में जब मिट्टी भरी जाएगी तो टस से मस नहीं होगा। कुछ इसी तरह की आप स्थिति यहां पर देख सकते हैं। दूसरी तरफ लोकेंद्र पांडे आपको दिखाएंगे कि इन कटीले तारों की जो सीरीज है ये आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी और साफ तौर पर यहां पर आगे बहुत सारे ट्रक लगे हुए हैं, जिसके जरिए एक तरह से कोशिश की गई है कि कम से कम किसान अगर हरियाणा से पार करके टीकरी पहुंचते हैं तो कम से कम टीकरी को पार न कर पाएं।
और यही वो जत्था था जो सबसे संवेदनशील जत्था था। साल बदल गया है, लेकिन साफ तौर पर किसान का जो संगठन है वो बदला है। आप जरा तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से सीआरपी और दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ यहाँ पर ऐसे व्हीकल की तैनाती की गई है जो अमूमन जब भीड़ भाड़ होगी तो अलर्ट का बहुत तेजी से साउंड निकालता है, और इतना तेजी से साउंड निकालेगा कि कान फट सकता है, यानी कानों के लिए असहनीय तरह का ये होगा, ये भीड़ को तितर बितर करने का। दूसरा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रेन की बाकायदा तैनाती की गई है, और साथ ही साथ जो स्मोक गन्स हैं यानी आंसू गैस के गोले भी छोड़ने की पर्याप्त व्यवस्था है। एक खास बात आपको जरूर दिखाना चाहूंगा, देखिए कि अमूमन कन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज ने एक तरह से पोस्टर लगा दिया है और ये कहा है कि उद्योगों और कर्मचारियों को चलने दें, ऐसा किसान भाइयों के साथ अपील है। आपको याद होगा 2021 का वो मंजर जब सालों तक जो है रोजगार धंधे बंद रहे, और ये टिकरी बॉर्डर का ऐसा इलाका था जो कि यहाँ से रास्ता जहां मैं चल पा रहा हूं और आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, यहां तक कोई नहीं चल सकता था। और यही वजह है कि इस बार इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बाकायदा पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। और सबसे खास बात यही है कि अगर हरियाणा को पार कर जाते हैं तो बहादुरगढ़ को पार करना पड़ेगा, और बहादुरगढ़ को पार करने के बाद जो पहला जत्था पड़ेगा वो यही टिकरी बॉर्डर का पड़ेगा। लेकिन तस्वीरों के साथ आप देख सकते हैं पुलिस की कैंपिंग भी हो गई है, यानी एक ऐसा कैंप ये लगता है कि सिर्फ आज के लिए है, लेकिन तैयारियों से आपको लगेगा कि कई दिनों के लिए है, क्योंकि किसानों का बैठना, जत्था लगाकर बैठना अनप्रिडिक्टेबल होता है। यानी एक दिन का बंद तो है, लेकिन किसान आगे भी बैठ सकते हैं, इसके लिए बाकायदा आप देखेंगे कि तैनाती की गई है। सिंगू बॉर्डर को पूरी तरीके से किले में तब्दील किया जा रहा है। बड़े बड़े जेसीबीज के जरिए तमाम जो कंटेनर्स हैं उनको सड़क के दोनों ओर जो है वो लगाया जा रहा है, ताकि अगर किसान जो है वो आगे की तरफ आते हैं तो उनको हर कीमत पर यहाँ से रोका जाए दिल्ली की तरफ जाने के लिए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर्स की जो मदद है वो यहाँ पर ली जा रही है। सड़क के दोनों तरफ अगर आप देखेंगे इस तरीके की व्यवस्था जो है वो फिलहाल दिल्ली पुलिस, तस्वीरें आप देख रही हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जेसीबी की मदद से यहाँ पर तमाम जो कंटेनर्स हैं उनमें मिट्टी भरी गई है, और उनको अब सड़क पर नेशनल हाईवे 1 जो कि दिल्ली को पानीपत सोनीपत से जोड़ता है, यहीं से किसान आगे की तरफ आएंगे। और ऐसे में दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी खुद यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से बंदोबस्त किया जा रहा है ताकि यहाँ पर किसान आगे की तरफ ना बढ़ सके। ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि किस तरीके से किसानों को पूरे आंदोलन को, जो कि अगर किसान दिल्ली की तरफ कूच करते तो उनको हर हाल में रोका जाए। यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए कि दोनों तरफ सड़कों के अंदर इसी तरीके की बैरिकेडिंग जो है वो की गई है। कई लेयर तक इसी तरीके के आपको बैरिकेड्स जो है वो नजर आएंगे। ड्रोन से बाकायदा नजर रखी जा रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आगे की तस्वीरें और दिखाएं कि किस तरीके से जो कंटेनर्स हैं उसका इस बार इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। ये देखिए कि बड़े बड़ी मिट्टियां जो है वो यहाँ पर इकट्ठी की गई है और मिट्टी के जरिए इन कंटेनरों के अंदर भरा जाएगा ताकि अगर किसान आगे की तरफ आए तो उसको हटा ना सके। इसके अलावा ट्रैफिक की भी व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो लंबी लंबी कतारें जो है वो ट्रैफिक की इस वक्त जो है वो सिंगू बॉर्डर पर नजर आ रही हैं। सड़क के दोनों तरफ कंक्रीट के बैरिकेड्स लगाए गए हैं और इस तरीके की व्यवस्था, और यहाँ पर ड्रोन से दिल्ली पुलिस जो है पूरे इलाके की निगरानी जो है वो फिलहाल करती हुई नजर आ रही है। जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और चाक चौबंद जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को अब तैनात किया जा रहा है। आरएएफ की टुकड़ी यहाँ पर आपको नजर आएगी। बड़ी संख्या में यहाँ पर आरएएफ को जो है वो तैनात किया गया है। सड़क के दोनों तरफ आपको इसी तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जो है वो यहाँ पर नजर आएंगे। इसके साथ साथ महिला जो ऑफिसर्स हैं यहाँ पर जो वो उनको भी तैनात किया गया, क्योंकि किसानों को आंदोलन में ये आशंका जताई गई थी कि महिला किसान भी जो है वो इसमें शामिल होंगी। ऐसे में उनसे निपटने के लिए यहाँ पर महिला आरपीएफ की जो जवान है उनको भी तैनात किया गया। तस्वीरें देखेंगे किस तरीके से आरपीएफ की जो जवान है उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। सड़क के दोनों तरफ आपको आरपीएफ के बड़ी संख्या में जवान जो है वो यहाँ पर तैनात नजर आएंगे। इसके बाद कंक्रीट के लगभग 6 फीट के आसपास के जो बैरिकेड्स हैं उनको तैनात किया गया, और उसके बाद अब आप देखेंगे कि आरसीसी के जो वो है उससे इन पूरे बैरिकेड को फिक्स किया जा रहा है। यानी कि पूरी तरीके से दिल्ली को किले में तब्दील करने की कोशिश जो है वो इस वक्त दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। जेसीबी की मदद ली जा रही है, वज्रवाहन तैनात है। ये अब तस्वीरें देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि अगर किसान सिंगू बॉर्डर से निकल करके हरियाणा से एंटर करते हुए सिंगू बॉर्डर पहुंचते हैं तो उनको ना तो ऊपर से ना ही नीचे से
कई लेयर की बैरिकेडिंग आपको यहाँ पर नजर आएगी। यहाँ पर कंक्रीट से तमाम जो बैरिकेड्स हैं उनको कवर कर दिया गया है ताकि वो इसको तोड़ करके आगे न जा सके। उसके बाद नुकीले तार आपको यहाँ पर नजर आएंगे और उसके बाद लोहे के बड़े बड़े कंटेनर जिसमें मिट्टी जो है वो डाली गई है। लोहे के कंटेनर इस बार जो है वो लगाए गए हैं। पुलिस को लगता है कि इस लोहे के कंटेनर्स को शायद किसान जो है वो पार ना कर पाए, क्योंकि पिछली बार इस तरीके के तमाम बैरिकेड तोड़ करके किसान आगे की तरफ बढ़ गए थे। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आपने देखी कि किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए किस तरह दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया गया है। अगर आप बॉर्डर वाले इलाकों में रहते हैं तो खास सावधानी बरतने की जरूरत है। और इतना ही नहीं, दिल्ली के अंदर भी कुछ रास्तों को बंद किया गया है तो कई रास्तों को डाइवर्ट भी किया गया है। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं किस तरह से इस वक्त दिल्ली को छावनी में बदलने की तैयारी हो रही है। दिल्ली को हरियाणा और यूपी से जोड़ने वाले सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। देखिए, अगर आप हरियाणा से सिंघू बॉर्डर होते हुए दिल्ली आ रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा वक्त लेकर ही निकलिएगा। दरअसल सिंघू बॉर्डर के आसपास ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। सिंघू बॉर्डर पर सभी कमर्शियल वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। और गाजियाबाद के यूपी गेट पे भी बैरिकेडिंग कर दी गई है और आवाजाही पे पाबंदी लगा दी गई है। सिंधु और टीकरी बॉर्डर पे भी पुलिस ने सुरक्षा सख्त की हुई है। ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है। अब देखिए, अप्सरा, भोजपुर, चिल्ला और बदरपुर बॉर्डर पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली से सटे कापड़सहेड़ा, मेहरौली, बिजवासन और नजफगढ़ जैसे रास्तों पर भी पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग कर दी गई है। और अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि हाईवे का रूट डाइवर्ट किया गया है। अंबाला और पंजाब से आने वाले रास्तों पे भी ट्रैफिक बंद है। देखिए, दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए अलग रूट की व्यवस्था भी यहाँ पर कर दी गई है। और चलिए अब बात करते हैं आस्था के उस केंद्र की जिसकी लौ अबू धाबी में जली है, जिसकी भव्यता और दिव्यता की चर्चा भारत से लेकर खाड़ी देशों तक की जा रही है। प्रधानमंत्री के दौरे की बात कर रहे हैं। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के बाद अब अबू धाबी में विशाल मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इस मंदिर का नाम बैप्स यानी बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था हिंदू मंदिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुओं की इस आस्था के केंद्र का उद्घाटन करने जा रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री यूएई के दौरे पर रवाना हुए और कल यानी 14 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर पीएम इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। और इसके साथ ही भारत और यूएई के बीच पहले से ही प्रगाढ़ रिश्तों की एक नई शुरुआत होगी। ये मंदिर मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मंदिर है। इसकी विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मंदिर करीब 27 एकड़ जमीन पर बनाया गया है और इसे बनाने में करीब 700 करोड़ का खर्च आया है। बैप्स मंदिर की नींव प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में रखी थी और अब करीब 6 साल के बाद पीएम कल इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी विदेश में एक और इतिहास रचने जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी यूएई और कतर दौरे के लिए रवाना हुए। यूएई की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री आज रात वहां अहलान मोदी कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इस बीच खबर ये भी है कि यूएई में बारिश की वजह से मौसम थोड़ा खराब हुआ है, लेकिन आयोजकों ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात में खराब मौसम के बावजूद भारतीय समुदाय के लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। 2500 से ज्यादा लोगों ने भारी बारिश के बावजूद फुल ग्राउंड रिहर्सल की। आयोजन में सहयोग करने वाले वॉलंटियर्स ने ब्रीफिंग में भी भाग लिया। बता दें आपको, कल प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में बने पहले भव्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस मंदिर की नींव खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में रखी थी और अब करीब 6 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी के कर कमलों से इस मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। आई लव मोदी, एहलान मोदी और न जाने ऐसी ही कितनी खूबसूरत लाइनें। अबू धाबी में लगी ये बैनर प्रधानमंत्री मोदी के प्रति दीवानगी को जाहिर कर रहे हैं। यूएई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए भारतीय मूल के लोग बेकरार हैं। अबू धाबी में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर हो या फिर जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम, हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने को लेकर काफी तैयारियां चल रही हैं। बताया जा रहा है कि वहां प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए हजारों लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, लेकिन 2 दिनों से ही हो रही बारिश को देखते हुए लोगों की भागीदारी 80,000 से घटकर 35,000 कर दी गई है। जैसा आप जानते हैं कि जब भी नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है तो हजारों लाखों कार्यकर्ता वैसे ही आ जाते हैं। ऐसे ही कल यदि आप आते हैं यहाँ पे तो मॉक ड्रिल था जिसमें करीब 2,500 कार्यकर्ता यहाँ आए थे। उन लोगों को समझाया जा रहा था पड़ते पानी में हर एमिरेट से
कोई फुजेरा से आया था, कोई रासल केमा से, कोई उमल क्वीन से, कोई अजमान से, कोई दुबई से, कोई शारजा से, 7 एमिरेट से जो है कार्यकर्ता आए थे। ये प्यार है नरेंद्र जी मोदी के प्रति। मैं समझता हूं कि 13 फरवरी के बाद जब भी नरेंद्र जी मोदी के इवेंट की बात होगी तो अहलेन मोदी सबसे बड़े नंबर पे याद आएगा, जिसकी व्यवस्था, जिसका एंथुजियाज्म सबसे ज़्यादा होगा। और मुझे लगता है कि 13 फरवरी के बाद पूरी दुनिया इस बात को जानेगी कि जो यूएई में रहने वाले भारतीय हैं उनको सबसे ज़्यादा प्यार नरेंद्र मोदी जी से। यानी प्रधानमंत्री के यूएई के दौरे में एहलान मोदी नाम से बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। ये कार्यक्रम भारतीय समय के मुताबिक आज रात 8 बजे होगा। एहलान शब्द अरबी भाषा का है। एहलान का मतलब हेलो होता है, यानी एहलान मोदी कार्यक्रम का मतलब हेलो मोदी है। प्रधानमंत्री अपने इसी दौरे में बुधवार को बसंत पंचमी पर भव्य मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। इस मंदिर का निर्माण BAPS यानी बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने करवाया है। ये अबू धाबी में प्राचीन शैली में बना भव्य हिंदू मंदिर है। इसी मंदिर में दर्शनों को लेकर कई बड़ी हस्तियां अभी से वहां पहुंचनी शुरू हो गई हैं। गायक सोनू निगम ने भी इस मंदिर में दर्शन किए और ये मंदिर बनने पर खुशी जताई। मंदिर से बहुत इसका स्थान मैं तो और भी कहूंगा, क्योंकि ये एक सर्वधर्म समागम का एक बन चुका है और ये इतना अद्वितीय है, इसके सामने कुछ शब्द कहने के लिए है भी नहीं। हमारा सौभाग्य अच्छा है कि हम यहाँ पर इसके दर्शन अभी कर पाए हैं। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे के बाद कतर की राजधानी दोहा भी जाएंगे। इस मौके पर उनकी कतर के इमिर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात होगी। आप समझ रहे होंगे कि इमिर का मतलब क्या होता है। आपको बता देते हैं, इमिर का मतलब शासक या राजा से होता है। इमिर अरबी भाषा का शब्द है, यानी प्रधानमंत्री मोदी कतर के दौरे में वहां के प्रमुख से भी मिलेंगे। ये मुलाकात ऐसे समय में होगी जब कतर ने पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा करके भारत भेज दिया है। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी के यूएई और कतर के ये दौरे वाकई ऐतिहासिक होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के साथ हिंदू आस्था के लिए कल का दिन बेहद खास होने वाला है। पीएम मोदी के हाथों कल अबू धाबी का बनकर तैयार हिंदू मंदिर का उद्घाटन होना है। किसी इस्लामिक देश में बना ये सबसे भव्य मंदिर है। यहाँ न केवल लोगों को हिंदू आस्था के दर्शन होने वाले हैं, बल्कि भारत की संस्कृति की झलक भी यहाँ चप्पे चप्पे पर नजर आ जाएगी। पीएम मोदी कल एक भव्य समारोह में अबू धाबी के अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ये मंदिर संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय कला और संस्कृति का अनूठा केंद्र बनने जा रहा है। यहाँ ऐसी कई व्यवस्थाएं हैं जो खुद में आधुनिक हैं। ये मंदिर अपने वास्तु, अपनी आधुनिकता, अपनी भव्यता की वजह से पहले ही चर्चा में है। इस मंदिर का शिलान्यास 2018 में हुआ। मंदिर का काम 2019 में शुरू हुआ और बेहद ही कम वक्त में ये मंदिर अपनी भव्यता के साथ बनकर पूरी तरह से तैयार है। चलिए अब आपको एक एक करके बताते हैं यूएई में बनके तैयार हिंदू मंदिर खुद में सबसे खास क्यों कहा जा रहा है और इस मंदिर की भव्यता पर दुनिया दंग क्यों है। दरअसल अबू धाबी में बनके तैयार ये मंदिर 800 करोड़ की लागत से बना है और 26 एकड़ में फैला है। देखिए, इस मंदिर का शिलान्यास 2018 में किया गया, जैसे हमने आपको पहले भी बताया। इसका काम 2019 में शुरू हुआ। ये मंदिर सफेद संगमरमर और गुलाबी बलुआ पत्थरों के साथ तैयार हुआ है। और मंदिर की दीवारों की अगर बात करें तो उस पर रामायण की कथा और शिव पुराण के प्रसंगों को उकेरा गया है। मंदिर की दीवार पे भगवान जगन्नाथ की यात्रा का भी वर्णन नजर आता है। यूएई में बने अक्षरधाम मंदिर में भारत के रंग भी आपको दिखने वाले हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती का संगम यहाँ नजर आने वाला है। यूएई में बने मंदिर में 7 शिखर बनाए गए हैं जो यूएई के 7 अमीरात के प्रतीक भी माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने इस मंदिर के लिए जमीन दान दे दी है। यही नहीं, आने वाले दिनों में मंदिर में बनारस के घाटों जैसी जगह भी दिखाई देगी।
अब देखिए, गर्मियों में मंदिर की फर्श ठंडी रहे इसके लिए हाई क्वालिटी के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर के फर्श पर लाइव सेंसर मशीन लगा दी गई हैं जो तापमान और मौसम में बदलाव के बारे में जानकारी देंगी। और माना तो ये भी जा रहा है कि अब अबू धाबी में पर्यटन के लिहाज से ये मंदिर सबसे बड़ा सेंटर बनेगा। इस मंदिर को प्रेम, शांति, सद्भाव की थीम पे बनाया गया है, जिसकी काफी सराहना की जा रही है। तो बता दें आपको, संयुक्त अरब अमीरात में बनकर तैयार हुआ स्वामी नारायण मंदिर पहला हिंदू मंदिर है। यानी अब अबू धाबी में रह रहे हिंदुओं को अपने आराध्य के दर्शन के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। किस तरह इस मंदिर की आधारशिला रखी गई, किन किन भगवानों को ये मंदिर समर्पित है और इस मंदिर की क्या क्या खासियत है, देखिए इस रिपोर्ट में। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे जब भी आते हैं। अपने ऐसा लगता है जैसे अपने देश में पहले ये चीज मिसिंग होती थी। मैं दुबई में रहूंगी और दुबई में मैं मंदिर जरूर देखूंगी और मैं घंटी भी बजाऊंगी। अब वो दिन आ गया है कि अब हम घंटी बजाएंगे अपने मंदिर में। अबू धाबी में सजेगा श्री राम का दरबार। अबू धाबी में महादेव लगाएंगे बेड़ा पार। अबू धाबी में गूंजेगा जय जगन्नाथ। अबू धाबी में विराजेंगे तिरुपति के नाथ। ये अमीरात के रेगिस्तान में सनातन आस्था की जीती जागती तस्वीर है। हमारी कल्पनाओं से सुंदर और भव्य अक्षरधाम मंदिर अबू धाबी की धरती पर बनकर तैयार है। 14 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इस भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा। ये वो तस्वीर है कभी जिसकी कल्पना करना भी असंभव था, लेकिन आज वही कल्पना अमीरात के रेगिस्तान में हकीकत के धरातल पर उतर चुकी है। सनातन आस्था का ये भव्य प्रतीक अबू धाबी एक शुभ संकेत का शंखनाद कर रहा है। इस भव्य मंदिर की नींव वास्तव में पड़ी थी साल 2015 में, जब प्रधानमंत्री मोदी यूएई की यात्रा पर गए थे। उस समय वहां की सरकार ने अपनी जमीन पर सनातन मंदिर के निर्माण की इजाजत और उसके लिए जमीन देने का वादा किया था। वादा निभाते हुए सरकार ने विशाल मंदिर परिसर के लिए पर्याप्त 27 एकड़ जमीन आवंटित कर दी थी। हिंदू मंदिर जो अबू धाबी में बनने जा रहा है वो 7 शिखर का मंदिर है। 7 शिखर रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ के 7 एमिरेट्स जो यूएई के अलग अलग राज्य हैं उसके। ये हमारा तरीका है यहाँ के जो लीडरशिप है, जो यहाँ की गवर्नमेंट है, उनको थैंक यू बोलने का, उनको आभार व्यक्त करने का। यूं तो अबू धाबी में बन रहे इस मंदिर की संरचना और डिजाइन लगभग वैसी ही है जिस तरह दिल्ली और दुनिया के दूसरे अक्षरधाम मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन मंदिर परिसर का डिजाइन तैयार करते समय यह ख्याल रखा गया है कि यहाँ आने वालों को यूएई और भारत की अलहदा सांस्कृतिक विरासत की झलक एक ही जगह पर दिखाई दे। वैसे मंदिर परिसर के एक हिस्से में आपको रेगिस्तान की झलक दिखेगी, तो वहीं दूसरे हिस्से में बनारस के घाट जैसा नजारा दिखेगा। मंदिर में भारत के अलग अलग हिस्सों में पूजे जाने वाले आराध्य देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जिसमें माता सीता, लक्ष्मण जी और बजरंगबली समेत प्रभु राम का दरबार शामिल है। भगवान राम के मंदिर में रामायण की नक्काशी की गई है। इसी तरह मंदिर में भगवान शिव, माँ पार्वती, गणपति और कुमार कार्तिकेय के साथ विराजे हैं। भगवान शिव को समर्पित मंडप में शिव पुराण और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। अबू धाबी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ का मंडप भी बनाया गया है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर की दीवारों पर पुरी में हर साल होने वाली भव्य रथ यात्रा की तस्वीरें उकेरी गई हैं। मंदिर में श्री राधा कृष्ण का मंडप भी बनाया गया है। भगवान कृष्ण को समर्पित इस मंदिर में भागवत और महाभारत की नक्काशी की गई है। साथ ही मंदिर में तिरुपति बालाजी, भगवान अयप्पा और श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। भगवान स्वामी नारायण, भगवान अयप्पा को समर्पित मंदिर में उनके जीवन, कार्य और शिक्षाओं को अंकित किया गया है। ये मंदिर पूरे भारतवर्ष को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मंदिर में जो 7 शिखर है उसमें उत्तर, पूर्व, दक्षिण और हर जगह से यहाँ पे जो मुख्य देवी देवता है उनको स्थान दिया जाएगा। अबू धाबी मेन सिटी से करीब 30 मिनट दूर अलवाथवा में इस मंदिर को बनाया गया है। खास बात यह है कि मंदिर के निर्माण में लोहे या उससे बनी सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके निर्माण में सनातन धर्म के प्रतीकों और परंपराओं के समावेश का खास ध्यान रखा गया है।
मंदिर के चारों ओर भारत की पवित्र नदियों के प्रतीक के रूप में उनके जल से जन्मी धाराओं को प्रवाहित किया गया है। गंगा नदी मंदिर के दाहिनी ओर जा रही है, तो वहीं यमुना नदी मंदिर के बाईं ओर जाती दिखती है। इसके लिए इन पवित्र नदियों का जल भारत से अबुधाबी लाया गया था। मंदिर के जिस भाग से गंगा नदी गुजरती है, वहां वाराणसी जैसा घाट बनाया गया है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर 8 मूर्तियां बनाई गई हैं, जो विश्वास, दान और प्रेम जैसे उन 8 मूल्यों का प्रतीक हैं, जिन पर हमारा सनातन धर्म आधारित है। इसके अलावा मंदिर परिसर में उन ऐतिहासिक शख्सियतों, संतों और आचार्यों की मूर्तियां भी लगाई गई हैं, जिन्होंने इन मूल्यों को बनाए रखने की राह दिखाई है। मंदिर में आदमकद पैनल्स पर सार्वभौमिक मूल्यों को दर्शाने वाले वाक्य, विभिन्न संस्कृतियों के सद्भाव की कहानियां दर्शाते चित्र भी लगाए गए हैं। इस मंदिर के निर्माण का काम 2019 में बेहद तेजी से शुरू हुआ था, लेकिन बीच में कोरोना के कारण निर्माण की रफ्तार सुस्त हो गई। लेकिन इसके बाद काम ने रफ्तार पकड़ी और मंदिर बनकर तैयार है। मंदिर की बनावट, इसके हर पत्थर पर उकेरी गई शानदार नक्काशी पर हिंदुस्तानी कारीगरों का हुनर चमक रहा है। आने वाले वक्त में ये भव्य मंदिर न केवल अबुधाबी में सनातन धर्म का प्रकाश फैलाएगा, बल्कि ये भारत और यूएई की दोस्ती की मिसाल बनकर भी उभरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बर्फीले मौसम की बात कर लेते हैं, जिसकी तस्वीरें जहन में आते ही रोम रोम पुलकित हो उठता है, मन रोमांचित हो जाता है। खासकर उन लोगों को जिन्हें बर्फबारी में काफी दिलचस्पी होती है, उनके लिए एडवेंचर टूरिज्म से बिल्कुल कम नहीं है। और एडवेंचर टूरिज्म जिनको पसंद है, वो लोग ऐसी जगह पर जाना पसंद करते हैं। उत्तराखंड में मशहूर स्की रिजॉर्ट है औली। इन दिनों स्की से वो गुलजार हो चुका है। बड़ी संख्या में सैलानी औली का रुख कर रहे हैं। बड़े हों, बच्चे हों, हर कोई आपको इस जगह पर मजा लेता हुआ दिखाई देगा। सभी यहाँ पर जबरदस्त बर्फ का आनंद ले रहे हैं। इनमें बड़ी तादाद ऐसे भी सैलानियों की है जो औली की बर्फीली वादियों में स्कीइंग का मजा, स्कीइंग के रोमांच का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी पर्यटकों की बहार आ गई है। बड़ी संख्या में लोग दिलकश मौसम का मजा लेने के लिए मॉल रोड घूम रहे हैं। वैसे भी कल देखिए वैलेंटाइंस डे है और आजकल वैलेंटाइंस वीक भी चल रहा है, तो काफी कपल्स भी पहाड़ों पर घूमने फिरने की प्लानिंग कर रहे हैं और यहाँ पर पहुंच रहे हैं। स्कीइंग के शौकीनों के लिए उत्तराखंड का औली इन दिनों किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर है। जहां नजर घुमाओ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। बीते दिनों औली में हुई जमकर बर्फबारी के बाद से सैलानियों का औली पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आलम यह है कि इन दिनों वहां 3 साल के बच्चे से लेकर 50 साल तक के लोग बर्फ की चादर पर रोमांचक खेलों का मजा लेते दिख जाएंगे। मुझे ऑलमोस्ट 8-10 साल हो गए औली आते हुए, और हर बार मैं GMBN के जो कोर्स होते हैं उसके लिए आता हूँ। बेस्ट पार्ट ये है कि सब कुछ ऑर्गेनाइज रहता है, रहने, खाने, स्की इक्विपमेंट, इंस्ट्रक्टर्स जो सबसे बेस्ट हैं, और स्की लिफ्ट सब बिल्कुल अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज रहता है। वहीं दूसरी तरफ जबरदस्त बर्फबारी के बाद औली की रंगत निखरने से पर्यटन कारोबार को मानो 4 चांद लग गए हैं। यहाँ पे जो है फरवरी 1 तारीख को यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है। उसके बाद जो है कम से कम 8 से 1.5 फीट के आसपास, और उसके साथ ही हमारे 3 डेज, 7 डेज और 14 डेज के कोर्सेज चालू हुए हैं सर 7 तारीख से, तो जिसमें से अभी 10 प्रशिक्षणार्थी हमारे यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। औली की तरह पहाड़ों की रानी शिमला भी सैलानियों से गुलजार है। माल रोड पर सैर सपाटे पर निकले पर्यटक इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करते दिख जाएंगे। हालांकि शनिवार से हिमाचल का मौसम रंग बदल सकता है, जिसका असर भी अभी से दिखने लगा है। शिमला में काले बादलों का डेरा जमने लगा है। मौसम विभाग की माने तो 17 से 20 फरवरी तक हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर बर्फबारी हो सकती है। 19 तारीख को पूरे प्रदेश में जो हमारे प्लेन के डिस्ट्रिक्ट भी हैं, जैसे ऊना है, वहाँ पे भी मतलब बारिश देखने को मिल सकती है। और ये जो स्पेल है जो 17 तारीख से मतलब शुरू होगा, ये 20 तारीख तक रहेगा। और इसके चलते देखिए जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है, स्पेशल चंबा है, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर और इवन शिमला की जो हायर बेल्ट है, वहाँ भी मॉडरेट स्नोफॉल होने की संभावना बनी रहेगी इसी दौरान। अब जब पहाड़ों पर बर्फ गिरेगी तो मैदानी इलाकों तक शीतलहर से कपकपी छूटनी लाजमी है।
ऐसे में एक बार फिर लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। औली से कमल नयन सिलोड़ी और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रेम का प्रतीक रहे लाल गुलाब की अहमियत कभी कम नहीं हुई। आज भी एक गुलाब कई कीमती तोहफों पे भारी पड़ता है और शायद यही वजह है कि वैलेंटाइन वीक में इसकी कीमत आसमान छूती है। लेकिन इन सबके बीच लखनऊ में कुछ स्पेशल लाल गुलाब तैयार किए गए हैं जिन्हें ग्राहक अपने घर ले जाने को बेकरार दिख रहे हैं। अब तक आपने फ्लावर पॉट में कई तरह के फूल सजे देखे होंगे, लेकिन वैलेंटाइन वीक के दौरान लखनऊ की दुकानों में जरा हटकर हो रहा है। सोने चांदी के गहनों के बीच सजे ये लाल गुलाब कुछ खास हैं। दरअसल इन्हें 24 कैरेट गोल्ड पॉलिश से तैयार किया गया है। अमूमन सामान्य फूल कुछ समय बाद मुरझा जाते हैं, लेकिन ये लाल गुलाब हैं सदा के लिए। मैं चाहता हूँ कभी ये हसीन काम करूँ, गुलाब सारे चमन के तुम्हारे नाम करूँ। अपनी बात कहने के लिए गुलाब का सहारा तो बहुत पहले से लिया जाता रहा है, लेकिन इस बार खास बात ये है कि ये गोल्ड पॉलिश का गुलाब भी दिख रहा है जो लोग पसंद कर रहे हैं। हम लखनऊ में चौक मार्केट में हैं और सबसे बड़े सराफा मार्केट में से एक है, लेकिन इस बार वैलेंटाइंस डे के लिए जो तोहफे मिलते हैं उसके साथ ये गोल्ड पॉलिश के गुलाब भी मिल रहे हैं। खास तरह की पैकिंग में मिलने वाले इस एक गुलाब की कीमत 600 से 1000 रुपए तक है। यानी अगर आप किसी को अपने इस खास दिन पर बुके देना चाहें, तो उससे भी कम कीमत में एक ऐसा फूल दे सकते हैं जो हमेशा उसके घर की रौनक बढ़ाता रहेगा। सबसे बड़ी बात है इसमें कई तरह के गुलाब्स हैं और इसमें कलर भी किया हुआ है, जैसे रेड कलर है, पिंक कलर है, इस तरह का भी है और 2-3 रेंज इसमें उतारी है हमने। और सबसे बड़ी बात है गोल्ड पॉलिश होने के साथ तो ये फॉरएवर ऐसे ही रहेंगे। इसको आप अगर ऊपर से दबाएंगे भी तो ये खराब नहीं होता है। तो ये हमेशा जिसको अपने सहयोगी को देना चाहें तो ये बहुत अच्छा गिफ्ट है देने के लिए। समय के साथ ट्रेंड बदलता है। अब वैलेंटाइन डे पर सिर्फ प्रेमी प्रेमिका ही नहीं, बल्कि कई युवा भी अपने दोस्तों और परिवारों के लिए तोहफे खरीदते हैं। ऐसे में उनका कहना है कि ये लाल गुलाब ऐसी चीज है जो आप महंगे गिफ्ट के बदले दे सकते हैं और अगर आपका बजट अलाउ करे तो गिफ्ट के साथ भी दे सकते हैं। आइटम लेने आए थे कुछ और, लेकिन सर ने हमें ये रोज दिखाया जो 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड है। बहुत अच्छी चीजें हैं, दोनों चीजें काफी कंफ्यूज कर रहे हैं कि कौन सा हम लें। तो ये मेरे फ्रेंड के लिए है कि आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं इस पे भाई, और बहुत ही क्लासी लग रहा है। इस पे आप परफ्यूम वगैरह भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। यानी ये लाल गुलाब ग्राहकों को खूब भा रहा है। वैसे भी प्यार से दिए गए तोहफे की कीमत मायने नहीं रखती। लाल गुलाब हमेशा से लोगों की पसंद रहा है, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो लाल गुलाब है ये लोगों को देने के लिए है, अपनों को देने के लिए है और इसके साथ ही इसको गोल्ड पॉलिश में भी अब तैयार किया गया है। लेकिन वैरायटीज कई रखी गई हैं, गुलाबी रंग का भी दिख रहा है और सबकी अलग अलग यहाँ पर वैरायटीज हैं, अलग अलग कीमत भी है। वैलेंटाइंस डे को देखते हुए ये तैयारी की गई है सराफा मार्केट में। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।